साथियों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ा था और हम लोगों ने इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ा और समझा कि इतिहास को कैसे पढ़ें कि ये इतिहास को पढ़ना और समझना आसान हो जाए और कुछ याद करने की जरूरत ना हो। तो मैंने कल भी कहा था कि जब भी इस क्लास को आप करें तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें। तो बिल्कुल आप नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाएं और चलते हैं, ये पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टोन एज यानी पाषाण युग, पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। अब है पाषाण काल क्या है और कब से, यानी इतिहास में यदि आप पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो पाषाण काल है। तो आप जानते हैं कि जब इतिहास जो है साक्ष्यों पर आधारित है और इतिहास, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इतिहास पढ़ना शुरू कहां से करने की शुरुआत करे, कोई पूछे, तो ये दौर है पाषाण काल। क्योंकि इसके पहले कि हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, मनुष्य द्वारा की गई किसी भी गतिविधि के साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इसके पूर्व भी मनुष्य इस धरती पर रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो पाषाण काल से के टाइम से ही हैं। तो इसलिए हम पाषाण काल से पढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि एक प्रश्न आपने जैसे डार्विन का विकासवाद सिद्धांत पढ़ा होगा। 1829 के आसपास चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और मनुष्य कैसे धीरे धीरे इस अवस्था तक आता है और कैसे प्रकृति से संघर्ष करते हुए मनुष्य की कहानी जो है आज आधुनिक काल तक आती है, इसके विषय में उन्होंने प्रकाश डाला था। तो इस पे हम अगली क्लासों में चर्चा करेंगे कभी। अब यहां समझते हैं कि पाषाण काल, तो पाषाण काल, प्रश्न आपके दिमाग में होता होगा कि क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य जब पहली बार आया तो कहां आया होगा? मनुष्य के जो प्रादुर्भाव हुए होंगे, जिसके विषय में हमें जानकारी हुई है, वो कौन सा क्षेत्र हुआ होगा? तो याद रखेंगे लगभग आज से 26 लाख वर्ष पूर्व, आज से 26 लाख वर्ष पूर्व, याद रखेंगे आज से 26 लाख वर्ष पूर्व। आपको पता ही है कि महादेशों की संख्या कितनी है और महादेश कितने हैं। इसी में से एक महादेश है अफ्रीका महादेश, याद है, जिसे आंध्र महादेश के नाम से भी जानते हैं। इस अफ्रीका महादेश में पहली बार मनुष्य की गतिविधियों का साक्ष्य इतिहासकारों को प्राप्त हुआ। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मनुष्य की गतिविधियां या मनुष्य पहली बार कहां से रहना शुरू किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो अफ्रीका महादेश। कहां से? अफ्रीका महादेश से। कब से? तो लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व से हमें अफ्रीका महादेश में मनुष्य की गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं। ये कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि लगभग आज से 26 लाख पूर्व मनुष्य जो है इस अफ्रीका महादेश में रहता होगा। क्लियर हुआ? ये तो समझ गए। अब देखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमें तो भारतीय इतिहास पढ़ने हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होती हैं, ये भी प्रश्न है। तो याद रख लें, ये दोनों प्रश्न आप बिल्कुल याद रखें कि नर्मदा घाटी क्षेत्र, कहां पे? नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये नर्मदा घाटी यानी जो नर्मदा नदी है, इसके आसपास के क्षेत्रों में हमें प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले मनुष्य के प्राचीनतम साक्ष्य नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुए हैं। अब कहता है कब प्राप्त हुए? तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग कब हुए? 1982 में यह साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। 1982 तक हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला मानव कहां रहना शुरू किया होगा। तो ये 1982 ईस्वी में हमें ज्ञात हुआ कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार मनुष्य रहना शुरू हुआ। हो सकता है कहीं दूसरे जगह भी रहा हो, लेकिन इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है और इतिहासकारों को पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। तो दो प्रश्न आपको के हो गए। पहला प्रश्न आपका हुआ कि मनुष्य की गतिविधियों का प्रथम साक्ष्य भारत पूरे विश्व में कहां से प्राप्त? तो दक्षिण, कहां से? अफ्रीका महादेश से। इसी को आंध्र महादेश कहते हैं, तो अफ्रीका। और यदि भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र से। अब इसमें भी एक प्लेस है। कौन सा प्लेस है? तो ये है बोरन। कौन सा जगह है? बोरन। ये बोरन महाराष्ट्र में है। आज के महाराष्ट्र प्रांत में बोरन नामक एक स्थान है। इसी स्थान से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य की गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त। इन वस्तुओं के प्रयोग के आधार पर जो है
इतिहास को 3 हिस्सों में बांटती हैं, थोड़ा सा नोट कर लें। एक को कहते हैं पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं जो है लौह काल, सॉरी ताम्र काल। क्या कहते हैं? ताम्र काल। और तीसरे को कहते हैं लौह काल, लौह काल। यानी ये बंटवारा किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने पहली बार कहा कि इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल। ये बिल्कुल याद रखेंगे, यहां से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इतिहास को पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल में किसने बांटा था। तो जे थॉमसन ने, थोड़ा सा इसके विषय में जाने कि एक कोपेनहेगन संग्रहालय में इन्होंने ये एक लेक्चर प्रस्तुत किया, एक पेपर प्रस्तुत किया था। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी है, आप जान रहे हैं। तो यहीं पर इन्होंने एक लेक्चर प्रस्तुत किया था और इसने पूरे इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल। अब प्रश्न होता है कि इसने पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल में क्यों बांटा? इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? ये प्रश्न यहां से सॉल्व होगा। अब चलते हैं, इसको समझें कि इस काल को हम पाषाण काल क्यों कहते हैं, इस काल को हम ताम्र काल क्यों नहीं कहते, इस काल को हम लौह काल क्यों नहीं कहते, इस काल को किसी सभ्यता के नाम से क्यों नहीं जानते। अब समझे कि इस पूरे दौर में, यानी पूरा पाषाण काल जो है, लगभग समझे कि 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 750 बीसी तक चला। कब? लगभग 750 बीसी तक जो है पाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में चलता रहा। अब ये इस काल को पाषाण काल क्यों कहते थे, इस दौर को पाषाण काल क्यों कहते थे, स्टोन एज क्यों कहते हैं, इसे प्रस्तर युग क्यों कहते हैं समझें। इस पूरे दौर में मनुष्य की जो गतिविधियां थी वो पत्थर के साथ ही दिखाई दी। जैसे मनुष्य को यदि शिकार करना होता था तो पत्थर के औजारों से करता था, पत्थर के वो कुल्हाड़ियां बनाता है, पत्थर के कटार बनाता है, पत्थर की खुरचनी बनाता है। जो भी उसको करना होगा तो पत्थर के औजारों से शिकार करता है। यदि उसे भोजन करना है तो पत्थर के बर्तनों में करेगा, यदि उसे शिकार करना है तो पत्थर से करेगा, यदि उसे सोना है तो पत्थरों पर सोएगा। यानी कि ज्यादातर वो है अपने प्रयोग में, जैसे आजकल आप प्रयोग करते होंगे तो बहुत सारे स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, चांदी के बर्तन, या ज्यादातर अगर देखें तो बहुत सारे काष्ठ बर्तन, बहुत सारी चीजें बर्तन करते हैं। तो इस दौर में काष्ठ की वस्तुएं नहीं थी, मिट्टी के बर्तन नहीं थे, लोहे के बर्तन नहीं थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तांबे के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। केवल और केवल इस दौर में मनुष्य को पत्थर की जानकारी थी और इसी से उसको जो करना होता था वह करता था। इसी के साथ इसी में के घर बनाकर रहता था, इसी के बर्तनों, पत्थर के बर्तनों में ही खाता था। इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसे पाषाण काल, प्रस्तर युग या स्टोन एज क्यों कहते हैं। क्योंकि मनुष्य केवल और केवल अपनी जरूरत के लिए पत्थर पर ही आधारित है, इसीलिए इस काल को पत्थर युग कहते हैं। क्लियर हुआ? पूरी बात ये समझ में आ गई हो। अब देखिए, पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं पूरा पाषाण काल, याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे को कहते हैं नव पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पैलियोलिथिक एज, और मध्य पाषाण मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। तो अब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। प्रश्न अब ये है आपके पास कि इसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में क्यों बांटते हैं, जब इस पूरे दौर का मनुष्य केवल और केवल पत्थर से ही परिचित है, न तांबे को जानता है, न सोने को जानता है, न किसी मिट्टी के बर्तनों को बनाना जानता है। तो इस दौर को बांटने की क्या जरूरत पड़ी? आप सीधे कहते पाषाण काल, नहीं, क्यों पड़ी? क्योंकि इस पाषाण संबंधी मनुष्य जो है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मनुष्य जो है आविष्कारक है, कुछ न कुछ हमेशा अपने में परिवर्तन करते रहता है, अब कुछ चीजें नई नई वह अपनाते रहता है।
इसीलिए मनुष्य की जानकारी बदलने के साथ साथ युग का बदलाव हो गया। यानी कि मनुष्य के अंदर तकनीकी वैज्ञानिक ठीक है बदलाव हुए। इसी बदलाव को देखते हुए हमने इस काल का बंटवारा कर दिया। अब देखिए समझे कि किस तरह से बदलाव हुए। ये कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को थोड़ा सा समझ ले, इस पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये आपके लिए जरूरत की नहीं है, समझे। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा रहा, लगभग 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। लगभग क्यों कहते हैं, जो भी प्राचीन काल के डेट होंगे उन डेटों में काफी अंतर होता है। आपको समझ, आपके दिमाग में एक खाका बन जाए कि लगभग कब से कब तक के काल को पाषाण काल कहेंगे, इसलिए ये डेट डाला है। इस डेट से आपसे किसी भी जाने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये आपकी समझ के लिए डेट डाला है कि आपके ब्रेन में कुछ समझ डेवलप हो जाए कि कैसे इसको पढ़ते हैं और इसका बंटवारा कैसे करेंगे। लेकिन ये डेट कहीं कहीं आप देखेंगे 9000 भी देगा, तो इस डेट पर नहीं जाना है, थोड़ा सा समझने के लिए डेट डाल रखा है। तो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 बीसी तक के काल को हम पूरा पाषाण कहते हैं। ये बहुत लंबा पीरियड है। इस काल में क्या, इस पूरे लंबे पीरियड में क्या मनुष्य की जानकारी एक ही तरह की रही? नहीं, इसमें भी मनुष्य की जानकारियां बदलती रही। इसके आधार पर इस पूरा पाषाण को भी 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये कहते हैं इस काल में भी मनुष्य की जानकारियां बदली, पत्थर संबंधी ही जानकारियां बदली, लेकिन लगभग ज्यादातर जो है मनुष्य की गतिविधियां एक ही तरह की दिखाई दी। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए, थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। अब देखिए कि जैसे बिंद पूरा पाषाण का मनुष्य क्वार्टर जाई पत्थर का प्रयोग करता था। यहां से प्रश्न पूछते हैं कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य किस तरह के पत्थरों का प्रयोग करता है। आपसे सिंपल प्रश्न होगा तो क्वार्टर जाई, पूरा पाषाण का क्वार्टर जाई। यदि मध्य पाषाण का तो चार्ट और जैस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग करता था। ये थोड़ा परिष्कृत थे। ये क्वार्टर जाई काफी हार्ड और विशाल पत्थर होते थे। इससे औजार जो बनते थे वो काफी बेढप और बेडौल औजार बनते थे। इसकी खूबसूरती बिल्कुल नहीं होती थी और बहुत विशालकाय औजार बनते थे। लेकिन चट और जैस्पर इसके अपेक्षा कुछ बेहतर पत्थर थे। तो इसका पता लगा लिया मनुष्य ने। ये कब हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल में। उसके बाद से एक नए किस्म के पत्थर का प्रयोग किया, फ्लिट। क्या कहते हैं? फ्लिट। ये उच्च पूरा पाषाण में। लेकिन पूरा पाषाण काल में आप समझें कि यदि आपसे यह प्रश्न हुआ कि क्वार्टर जाई, चट, जैस्पर और फ्लिट जैसे पत्थरों का प्रयोग किस काल का मनुष्य करता था, तो सिंपल से आंसर होगा पूरा पाषाण काल। समझ में आ गया? अब देखें इतना ही नहीं हुआ, पूरा पाषाण काल ये का मनुष्य जो था ये कैसा था? ये शिकारी था। क्लियर हुआ? यह मनुष्य कैसा था पूरा पाषाण का? तो शिकारी था। ये याद रखें, यहां से प्रश्न पूछते रहते हैं कि मनुष्य काल में, पूरा पाषाण काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। यानी मनुष्य के आर्थिक जीवन का, आर्थिक अर्थव्यवस्था उसी से जुड़ी होती है जहां से भोजन हो जाए आपका। तो उस समय भोजन का जो आधार होता था वो शिकार था। केवल और केवल यह मनुष्य, पूरा पाषाण का मनुष्य शिकारी मनुष्य है। क्लियर हुआ? आगे समझेंगे तो और बातें समझ में आएगी, तो ये नोट करते चलें। तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टर जाई, चट, जैस्पर, फ्लिट जैसे पत्थरों का प्रयोग मनुष्य ने किया। बड़े विशालकाय पत्थरों का मनुष्य ने प्रयोग किया। विशालकाय जो है औजारों का मनुष्य निर्माता है। इसमें बड़े बड़े काफी बेढप और बेडौल जो है असुंदर, सुंदर नहीं दिखने वाले औजारों का निर्माण करता है। क्लियर हुआ? शिकारी मनुष्य है या केवल शिकार करता है? क्या यह पूछता है कि प्रश्न है कि क्या पूरा पाषाण का मनुष्य समाज बनाकर रहता है? नहीं, ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रहता है। यह जैसे कि आजकल आप देखते होंगे जो स्थिति जानवरों की है, क्या कोई जानवर अपने पूरे परिवार जो है, पूरे संतान, बच्चों के साथ और भाई बंधुओं के साथ रहता है? नहीं। ऐसी ही अवस्था मनुष्य की भी हुआ करती थी। बच्चे हुए, थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद से मनुष्य एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे से व्यक्तिगत जीवन शुरू कर दिया। यानी यहां सामूहिकता की शुरुआत नहीं है। मनुष्य अभी परिवार को नहीं समझा है, समाज को नहीं समझा है, समूह में नहीं रहता है। अब अगला प्रश्न ये नोट करते रहेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं हैं क्या? तो शिकारी मनुष्य है इस काल का, समाज व्यक्तिगत रहता है, समाज में नहीं रहता है। क्या इस दौर का मनुष्य घर बनाता है, निश्चित आवास बनाता है? नहीं,
ये अभी अस्थाई जीवन नहीं है। अस्थाई जीवन कहीं निश्चित घर बनाकर नहीं रहता। क्या कृषि है? नहीं है। पूरा पाषाण का मनुष्य कृषि नहीं करता है। क्या करता है? केवल और केवल शिकार करके अपना भोजन चलाता है। क्या यह मनुष्य वस्त्र पहनता है? नहीं, अभी यह सभ्य नहीं हुआ है। यह बिल्कुल नग्न धड़ंग अवस्थाओं में घूमते रहता है। किसी जानवर को आपने एक तरह से कहें कि मनुष्य की एक ये अवस्था एक कुछ जानवरों की से मिलती जुलती अवस्था थी। जानवर तो नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य के पास ब्रेन होता है, जानवरों के पास ब्रेन नहीं है। जानवर एक ही अवस्था में रहते हैं, मनुष्य अपनी अवस्था बदलते रहेगा, प्रकृति से कुछ सीखेगा और उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास करेगा। अब देखें तो यह नग्न अंग अवस्थाओं में रहता कहाँ है? तो गुफाओं में, पेड़ों पर, कंदराओं में, कहीं भी रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा। शिकारी है, शिकार करेगा, भोजन करेगा, फिर वहां से चल देगा। क्या घर पे भोजन ले जाता है अगले दिन के लिए? कलेक्ट करता है? नहीं, यह अभी कलेक्टर नहीं है, फूड गैदरर नहीं है, यह अभी भोजन संग्रह नहीं करता, केवल और केवल शिकार किया, खाया और चल दिया। तो ये अवस्थाएं थी। अब प्रश्न यहां पूछता है कि पहली बार जो है पाषाण कालीन पत्थरों या उपकरणों की खोज, पूरा पाषाण कालीन अस्त्रों पत्थरों की खोज किसने की थी? तो ये नाम याद रखेंगे, 1863 डेट में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये एक पुरातत्वविद हैं और इन्होंने सबसे पहले पल्वरम, दक्षिण भारत में पल्वरम, कहां से? दक्षिण भारत में एक प्लेस है पल्वरम से इन्होंने हैंडेक्स प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? हैंडेक्स। ये हैंडेक्स क्या है? हस्त कुठार। इसे क्या कहते हैं? हस्त कुठार। यानी कि यह मनुष्य पहली बार किस औजार का प्रयोग किया? प्रश्न पूछेगा आपका पूरा प्रश्न, तो हस्त कुठार, हैंडेक्स का। इस हैंडेक्स कहां से मिला है? ये हैंडेक्स माने कुल्हाड़ी है। यह बहुत विशाल कुल्हाड़ी होती थी और बेढप पत्थरों से, विशाल पत्थरों से बनाई गई थी। मनुष्य ने इसे पहली बार बनाया था। ये कहां से मिला है? अतिरमपक्कम से। अतिरमपक्कम कहां है? तो यह दक्षिण भारत में है। कहां है? दक्षिण भारत में। ये तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर हुआ? सॉरी, अतिरमपक्कम नहीं, पल्वरम। इसके बाद से यह कुल्हाड़ी अतिरमपक्कम से भी मिली। अतिरमपक्कम, ये अतिरमपक्कम से भी एक कुल्हाड़ी मिली। तो ये आपने समझ लिया पूरा पाषाण एक स्थल, पूरा पाषाण काल के मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए औजार सबसे पहले किस स्थल से मिले? पल्वरम से। उसके बाद अतिरमपक्कम से। पल्वरम कहां है? यहां से प्रश्न पूछता है, पल्वरम कहां? तो तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में। कभी कभी ऐसे सीधे दक्षिण भारत लिखता है। इसके बाद से दूसरे कौन सा जगह था जहां से ये अस्त्र मिले? अतिरमपक्कम से। यह भी दक्षिण भारत में है। तीसरा स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप में सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी। अब प्रश्न है कि यह सोहन नदी घाटी कहां पे है? तो यह सोहन नदी आज के पाकिस्तान में बहती है। कहां बहती है यह सोहन नदी? आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बहती है। और इस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के एक्टिविटी, औजार आदि के मनुष्य आग से परिचित है, आग को जानता है। हाँ, आग से परिचित है, लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानता है। जंगलों में आग लगती है, ठीक है, उसे देखता है। कुछ मवेशी जल जाते हैं, पशु जल जाते हैं, उनके मांस को खाता है, टेस्टी भी लगता है, लेकिन अभी यह आग पैदा नहीं कर रहा है। कृषि करता है? नहीं, कृषि कार्य नहीं करता है। पशुपालन नहीं करता है। औजार इसके क्या सुंदर हैं? नहीं। पहला औजार इसने किसका प्रयोग किया है? हैंडेक्स का। क्लियर हुआ? यहां तक समझ गए? अब इसके द्वारा बनाए गए चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसके द्वारा बनाए गए चित्र जो है विंध्य क्षेत्र, कहां से? विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ बहुत प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका ये कहां है? प्रश्न पूछता है। तो मध्य प्रदेश, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका से एक गुफा प्राप्त हुई है और इस गुफा में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य ने चित्र बना रखा है। कैसे चित्र बना रखे हैं? तो
शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, सांभर पशु का शिकार करते हुए, हिरण का शिकार करते हुए, इस तरह के शिकार करते हुए मनुष्य ने चित्र बना रखे हैं। तो आपसे पूछेगा कि प्राचीन कालीन जो है शैल चित्र का प्रमाण कहां से मिलता है, तो भीमबेटका से। पूछेगा भीमबेटका कहां है, तो मध्य प्रदेश में। यदि पूछे कि पाषाण कालीन मनुष्य चित्र बनाता था, इसका साक्ष्य कहां से मिला है, तो भीमबेटका से। गुफा चित्र, पाषाण कालीन गुफा चित्र कहां से मिले हैं, भीमबेटका से। यहां से काफी प्रश्न पूछते हैं, लगभग 550 प्लस चित्रें यहां से मिली है। ये मनुष्य चित्र बनाता है, आड़ी तेरछी जैसे गेरुए रंग का प्रयोग करता है, पेड़ों से कुछ पत्ते लाकर और उससे रंग बनाता है, हरे रंग का प्रयोग करता है, काले रंग का प्रयोग करता है। इस तरह से यह अपने चित्रों को पेंटिंग करने का भी प्रयास करता है। यानी यह मनुष्य अभी सभ्य नहीं हुआ है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, नृत्य करता है, जो है गाने भी गाता होगा। उसकी भाषा और उसके संबंध में हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी एक्टिविटी करता होगा। तो ये याद रखेंगे, भीमबेटका, अतिरमपक्कम, सोहन नदी घाटी, ये सभी स्थल किस काल के हैं, तो पूरा पाषाण काल के। एक प्रश्न और भी है, यहां थोड़ा सा समझें। ये जो पूरा पाषाण एज है, इस काल के मनुष्य की गतिविधियों का साक्ष्य ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में ही प्राप्त हुए, जैसे विंध्य पर्वतमाला, नर्मदा घाटी क्षेत्र या दक्षिण भारतीय प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। लेकिन लंबे दौर तक गंगा नदी घाटी से कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा था। आगे देखेंगे कि एक चिरांद जगह है, क्या है, चिरांद। यह बिहार के छपरा में है, बिहार छपरा में है। और इसी बिहार के छपरा जगह से पहली बार यह नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुआ है, जो नर्मदा गंगा नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। लेकिन ज्यादातर क्षेत्र जो हैं पाषाण काल के, वह कहां हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, जैसे विंध्य पर्वत माला के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि किस क्षेत्र से कोई भी पाषाणकालीन साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो गंगा घाटी क्षेत्र मारिएगा, गंगा घाटी का ऊपरी क्षेत्र। एक ये अपवाद है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हैं मिली हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से मिली हैं। अब हम समझेंगे कि मध्य पाषाण की क्या विशेषता है। लेकर लगभग 3500 बीसी तक के दौर तक यह काल चला। अब मध्य पाषाण की विशेषता क्या, अब समझे कि इस काल का मनुष्य जो है यह कैसा है, यह पेबुल पत्थरों का प्रयोग करता है। किस तरह का है, पेबुल। पेबुल का अर्थ होता है कि मुलायम पत्थरों का प्रयोग करता है। यह काफी हार्ड पत्थरों का प्रयोग करता था, यह पेबुल का पत्थरों का या मुलायम पत्थरों का प्रयोग करता है। इस पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे औजार बनाना आसान हो गया है। तो इस काल की एक और विशेषता है पाषाणी, माइक्रोलिथिक टूल्स, यानी छोटे छोटे औजार बनाता है। इसलिए इस काल की विशेषता क्या है, सूक्ष्म पाषाण की, मध्य पाषाण की सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण, यानी छोटे छोटे औजार बनाता है। कैसे पत्थर का प्रयोग, पेबुल। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये काल डिवाइड कर देती हैं, क्योंकि यहां तो बड़े बड़े औजार बनते थे, लेकिन जब हम अगले दौर में कुछ दिनों बाद देखते हैं कि इस दौर का मनुष्य तो बिल्कुल इससे अलग है। यह काटे जाई हार्ड पत्थरों का प्रयोग करता है, यह पेबुल पत्थरों का प्रयोग करता है। इसी आधार पर हमने क्या किया कि इस काल को डिवाइड कर दिया और कहा कि यह मध्य पाषाण है। क्लियर हुआ। मध्य पाषाण की विशेषता पेबुल पत्थर, सूक्ष्म पाषाणिक औजार यानी छोटे। तो इस काल की विशेषता क्या है कि यह मनुष्य खाद्य संग्राहक है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या, खाद्य संग्रह, यानी फूड कलेक्शन करता है। ये बात समझ गए। अब चलते हैं आगे। तो पशुपालन की शुरुआत कब से, तो मध्य पाषाण काल से। इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, बागौर राजस्थान से, और आदमगढ़ ये कहां है, मध्य प्रदेश एमपी में। तो बिल्कुल आज इस काल का मनुष्य पशुपालक हो गया है, पशु पालने की शुरुआत किया है। विस्तृत लेवल से नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआत किया है। तो समझ गए, ये दोनों प्लेस याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आपसे काफी पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न और पूछा जाता है यहां से कि ये बताएं कि ज्यादातर जो है हड्डी के उपकरण, यानी कि
पशु हड्डी या मनुष्य की हड्डियों के उपकरण या नर कंकाल मध्य पाषाण किस काल से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल। अब इसमें कौन कौन सा स्थल है? एक दो स्थल याद रखेंगे। सराय नहर राय, सराय नहर राय, ठीक है। महदहा, महदहा। उसके बाद से बेलन घाटी क्षेत्र, बेलन घाटी क्षेत्र, ये कहां है? ये सभी जगह ये यूपी में है। यूपी, बेलन नदी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास बहती है। यहां से अब नर कंकाल मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, यहां से चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब ऐसे लगने लगा कि इस काल का मनुष्य समूह में रहना शुरू किया है, धीरे धीरे अस्थायित्व की तरफ बढ़ रहा है, कुछ दिनों तक घर बनाकर रहने की शुरुआत कर दिया है। तो यदि पूछे सामूहिकता की शुरुआत कब से? तो मध्य पाषाण काल से। यदि आपसे पूछे कि मनुष्य आग का प्रयोग कब शुरू कर दिया? तो मध्य आग प्रयोग, आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, प्रयोग शुरू कर दिया किस काल से? तो मध्य पाषाण से। पूरा पाषाण में क्या था? आग से परिचित था, लेकिन अभी आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। तो आग का प्रयोग किस काल से? मध्य पाषाण काल से। यहां से बहुत सारे सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सूक्ष्म पाषाणिक उपकरणों की क्या थी? फैक्ट्री होती होगी कहीं। तो ये हमने मध्य पाषाण की विशेषता पढ़ी कि इस दौर का मनुष्य खाद्य संग्राहक है, इस दौर का मनुष्य सूक्ष्म पाषाणिक उपकरणों का प्रयोग करता है, इस काल का मनुष्य सामूहिकता में रहना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जो है पशुपालन के साक्ष्य कहां से? बागौर और आदमगढ़ से, ज्यादातर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मनुष्य के आग के प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब देखें, पहला पालतू पशु किसे बनाया मनुष्य ने? पहला पालतू पशु तो किसको बनाया इसने? तो कुत्ते को, याद रखें, कुत्ते को बनाया है। अब चले नौ पाषाण के विषय में समझते हैं। मध्य पाषाण, नौ पाषाण में देखें। अब इस दौर का मनुष्य कैसा है? कैसे पत्थरों का? तो ये भी टेबुल पत्थरों का, मुलायम पत्थरों का प्रयोग करता है। और इस काल में उपकरण कैसे बनते हैं? उपकरण की विशेषता क्या है? सूक्ष्म पॉलिशदार उपकरण। यहाँ विशाल जो है औजार, यहाँ पे सूक्ष्म औजार, यहाँ पे सूक्ष्म और पॉलिशदार औजार बनने लगे हैं। क्लियर हुआ? पशुपालन, पशुपालन रहेगा। अर्थव्यवस्था का क्या आधार है यहाँ? तो शिकारी तो रहेगा ही, पहले से चला रहा है तो शिकार करेगा। खाद्य संग्रह करेगा, खाद्य संग्रह करेगा मनुष्य, शिकार। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन भी करेगा। अब इसमें विशेषता क्या हुई? नया खोज क्या किया है? तो अब इस दौर का मनुष्य कृषि करना शुरू किया, कृषि की शुरुआत हो गई। याद रखें, प्रश्न पूछता है कि कृषि की शुरुआत किस काल से? तो क्या कहेंगे? कृषि की शुरुआत जो है किस काल से है? तो कृषि की शुरुआत जो है दो पाषाण काल की विशेषता है। अब चले है कि कृषि की शुरुआत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस जगह के लोगों ने पहली बार कृषि कार्य किए थे? तो याद रखें, यहां से काफी प्रश्न होते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़, नोट करें, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की पहली बार शुरुआत कहां? तो मेहरगढ़। अगर तो मेहरगढ़ यह पाकिस्तान में है। याद कहां? पाकिस्तान, पाक में है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान। अब कभी कभी प्रश्न ये मेहरगढ़ न लिखेगा, लिखेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की पहली शुरुआत कहां से, कहां के लोगों ने किया था? तो बलूचिस्तान के लोगों ने। अगर बलूचिस्तान न देगा तो कभी कभी ऐसे पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की पहली शुरुआत किस क्षेत्र में? तो पाकिस्तान के क्षेत्र में। अगर कहेगा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब? तो किस क्षेत्र से? मेहरगढ़ से। यहां इसे एक और प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेहरगढ़ जो है सोहन नदी घाटी में है। किसमें? सोहन नदी घाटी। तो कभी कभी पूछता है कि कृषि की शुरुआत किस क्षेत्र में? तो क्या कहेंगे? सोहन नदी घाटी क्षेत्र। विकल्प में ये सभी विकल्प नहीं होंगे, केवल और केवल सोहन नदी घाटी क्षेत्र लिखेगा।
तो कृषि की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से? सोहन नदी घाटी क्षेत्र से। यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में। जौ, कैसा जौ? जंगली जौ। और किस चीज की शुरुआत हुई थी? तो गेहूं, कैसा गेहूं? जंगली गेहूं। सबसे पहले क्या? जौ। किसकी कृषि हुई? सोहन घाटी के लोगों ने, मेहरगढ़ के लोगों ने, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान मेहरगढ़ के लोगों ने सबसे पहले जौ की कृषि की, उसके बाद गेहूं की कृषि। ये जंगली जौ और गेहूं की शुरुआत कितने बीसी में हुई थी? तो लगभग 7000 बीसी के आसपास कृषि की शुरुआत जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान सोहन नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। अब यहां से एक और प्रश्न पूछता है कि किस चीज की कृषि हुई? तो गेहूं की और जौ की। सबसे पहले क्या बोया इन लोगों ने? जौ, और उसके बाद गेहूं। यहां से अगर मनुष्य अस्थाई यानी निवास बनाकर रहना शुरू किया, भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य के एक जगह पर निवास बनाकर रहने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? अगर पूछे पहली बार तो कह सकते हैं कहां से? तो मेहरगढ़ से। माने निवास का साक्ष्य, यानी इसके पहले मनुष्य घुमंतु था। यहां देखा था हमने, यहां अभी केवल कहीं भी चल रहता है, कोई निश्चित आवास नहीं है, सामूहिकता नहीं है। यहां सामूहिकता की शुरुआत हुई है, पशुपालन की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बिल्कुल व्यवस्थित निवास की शुरुआत नहीं दिखती है। लेकिन नवपाषाण काल का मनुष्य एक जगह रहना शुरू कर दिया है, घर बनाकर एक जगह रहता है। कहां से पहला साक्ष्य मिला? मेहरगढ़ से। क्यों कहेंगे? क्योंकि यदि आप मेहरगढ़ के लोगों ने पहली बार कृषि कार्य शुरू किया, तो कोई भी कृषि का फसल अगर लगाता है जौ गेहूं, तो वहां तो इसे 4 से 5 मंथ रुकने होंगे, इसके बाद इस फसल का लाभ इसको मिलेगा। तो ये कृषि यह बताती है कि मनुष्य अब रहना शुरू कर दिया है, कम से कम 4 से 5 मंथ तो एक प्लेस पर रहता है। अब देखिए आगे प्रश्न है यहां से। अब देखिए ये स्थल है, ये पूछता है कि बुर्जहोम किस काल का स्थल है? तो क्या कहेंगे? नवपाषाण का स्थल है। पूछेगा मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? नवपाषाण का स्थल है। यदि पूछे भीमबेटका किस काल का स्थल है? तो कहेंगे पुरापाषाण का स्थल है। यदि पूछे बागौर और आदमगढ़ किस काल का स्थल है? तो कहेंगे मध्यपाषाण का स्थल है। तो बुर्जहोम जो है नवपाषाण का स्थल है। कहां है? कश्मीर में है। यहां से गर्त निवास मिला है, गर्त निवास का। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के अंदर यानी जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे और इसी घरों में रहते थे। तो प्रश्न पूछता है गर्तवास का साक्ष्य कहां से मिला है? तो बुर्जहोम से। दूसरा प्रश्न यहां से होता है कि अगर बुर्जहोम तो कृषि बस्ती है, जब मनुष्य रहता है तो कृषि करेगा, नवपाषाण का स्थल है, अस्थायी निवास है, अस्थायी निवास का साक्ष्य पूछे तो बुर्जहोम से। एक और स्थल है यहां पे गुफकराल, या इसी को कहते हैं गुफकराल या गुफगल। ये कहां है? ये भी J&K में है, J&K जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसकी क्या विशेषता है? यहां का भी मनुष्य गर्त आवास में रहता है। कहां? गर्त निवास बनाता है। तो गर्तवास यानी गड्ढे में घर बनाकर रहने का साक्ष्य कहां से? तो जम्मू कश्मीर के 2 स्थलों से, बुर्जहोम और गुफकराल, या कहीं कहीं से गुफगल कहते हैं। गुफकराल या इसी को कहते हैं गुफगल। ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। और यहां के लोग गड्ढे में घर बनाकर रहते हैं। अब यहां बुर्जहोम से एक और फैक्ट समझें। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य कहां से? तो बुर्जहोम से, याद रखेंगे। और यदि पूछे कि गर्त निवास कहां से? तो बुर्जहोम से और गुफगल या गुफकराल से। तो आज हम लोगों ने पाषाण काल के विषय में समझा, और मेरा विश्वास है कि आपको पाषाण काल से संबंधित सभी तरह के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो ये 1 से 2 बार इसे कंटिन्यू करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगली क्लासों में हम सिंधु घाट ताम्र काल के विषय में पढ़ेंगे, और यदि समय रहा तो ताम्र के साथ साथ हम कांस्य युगीन सभ्यता के विषय में शुरू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।